जितना टाइम स्टोन को लगा फ्रॉम पीक पॉइंट टू हिट द वाटर, दैट टाइम इज हाउ मच? दैट टाइम इज टी इक्वल्स टू 3.987 सेकेंड्स। अब हमने दूसरा टाइम कौन सा फाइंड करना है, क्योंकि वो कह रहा है व्हाट इज द टाइम बिटवीन द पर्सन ड्रॉपिंग द स्टोन। तो ड्रॉपिंग द स्टोन का तो टाइम पता लग गया। अब हियरिंग इट हिटिंग द वाटर, तो आवाज हमें कब सुनाई देगी? तो आवाज एक स्पीड के साथ गुजर रही है, दैट स्पीड इज व्हाट? दैट स्पीड इज v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से मैं वो टाइम पता चल जाएगा कि आवाज जो है पानी के लेवल से इस पर्सन तक कैसे पहुंची। सो दिस टाइम t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर v। और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 78 मीटर्स। कितनी स्पीड के साथ? 330 मीटर पर सेकेंड के साथ। सो द टाइम, इसको मैं टाइम टू बोल देता हूं, दिस इज माई टाइम टू। So time 2 is the time which is taken by the sound to travel from the water level to the ears of a person. और 78 को 330 से अगर मैं डिवाइड करूं, this much time is going to be equivalent to 0.0236. This will be equals to 0.236. So what will be my total time? So total time मेरे पास आ जाएगा 3.987 plus 0.236. So this will be equals to 4.22 seconds. So correct answer for this will be 4.22 seconds. Is this question understandable? Yes, sir. बेटा हमाद यूसुफ, हमने इसमें एक्सेलरेशन ऐसे निकाली है कि हमें एक वर्ड यहाँ बताया गया है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या है? कि आवर एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एंड क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी जायना कामरान कहती हैं, सर व्हाई कांट बी यूज द फॉर्मूला टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड फॉर फाइंडिंग द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू हिट द वाटर सरफेस। जी बेटा, हम इस वजह से ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज हो सकता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड वाला, व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, तो इस वजह से हम ये डिस्टेंस ओवर स्पीड का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। Is this clear, Zaina Kamran? Yes. We got a message from Hamad. Okay, sir. Thank you. Good. So, Ishal Basit says कि इसको रिपीट कर दूं। बेटा जी, क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप गौर से पढ़ें, उसको रीड आउट करने की कोशिश करें, तो आपको ये चीज़ इसमें क्लियरली समझ आ रही है कि हम स्टोन फेंक रहे हैं एक वेल के अंदर। वेल मीन्स इट्स अ कुआं, और कुएं में कुछ पानी मौजूद है, वो एक सर्टेन लेवल तक प्रेजेंट है। वो कहता है कि वेल के टॉप से लेकर वाटर की हाइट तक द डिस्टेंस इज 78 मीटर का ये डिस्टेंस है। जब ये 78 मीटर का डिस्टेंस है, इट इज गोइंग टू फॉल फ्रॉम द टॉप टिल द सरफेस ऑफ वाटर। और जैसे ही स्टोन ने टकराया पानी के सरफेस के ऊपर, तो एकदम आवाज आई। वो जो आवाज है, जिस बंदे ने पत्थर पत्थर फेंका था, स्टोन फेंका था, उसने ये आवाज सुनी। राइट? दिस वॉइस वॉज हर्ड बाय द पर्सन। ओके, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना टाइम लगा स्टोन को फेंकने में और फिर वो आवाज उस पर्सन को सुनने में। तो यानी कि इसमें दो एक्टिविटीज हो रही हैं। क्या दो एक्टिविटीज हो रही हैं? वन ऑफ द एक्टिविटीज, स्टोन इज बीइंग ड्रॉप्ड, and other activity is the sound of the stone is reaching to the person। तो हम दो कैटेगरीज में टाइम निकालेंगे। पहला टाइम निकालेंगे जब स्टोन फॉल कर रहा है, दूसरा टाइम निकालेंगे जब साउंड जो है ऊपर को ट्रेवल कर रहा है। तो फर्स्ट केस इज व्हेन द स्टोन इज फॉलिंग। तो स्टोन जब फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, कितनी हाइट पे गया? 78 मीटर्स। और कितना टाइम लगा?
वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम को फाइंड करना है तो इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली वेलोसिटी वाज जीरो, डिस्टेंस वाज 78, हाफ 9.81 इंटू टाइम का स्क्वायर। और कितना टाइम लगेगा इसको पहुंचने में? 3.987 सेकेंड्स। तो ये वो टाइम है, दिस इज लेट्स से इट इज टाइम वन। ये वो टाइम है जो स्टोन ने लिया टू फॉल टिल द वाटर। फिर उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट, अब जब उस स्टोन ने टकराया जाके इसकी सरफेस को, सो देर वॉज अ साउंड विच वॉज प्रोड्यूस एंड साउंड वॉज हर्ड बाय दिस पर्सन। इस पर्सन ने उस साउंड को हियर किया। तो वो टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे? दैट टाइम इज फाउंड फ्रॉम द फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो कितना डिस्टेंस साउंड ने ट्रेवल किया? 78 मीटर्स। कितनी स्पीड के साथ साउंड ट्रेवल कर रही थी? 330 मीटर पर सेकेंड। तो हाउ मच टाइम वॉज टेकन? द टाइम टेकन फॉर द साउंड टू ट्रेवल वॉज 0.236। तो इन दोनों टाइम्स को हम एड अप करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.22 सेकेंड्स। जी, इज दिस क्लियर नाउ? ओके, गुड। तो मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस इज रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को हम फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू complete the projectile as of yet. Okay जी, next is an interesting question, and this question is question number 10। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जरा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा देखते हैं ये है क्या। क्वेश्चन कहता है देयर आर टू कार्स, वन ऑफ द कार इज एक्स एंड देयर इज अनदर कार विच इज वाई, एट दे आर पोजिशन एज शोन एट अ टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। तो अभी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ये शो हो रही है कि ये किस तरह मूव कर रही हैं। बोथ ऑफ देम आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो है 50 मीटर्स का। और दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, ये 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड से। और वो कहता है कितना टाइम लगेगा कि एक्स जो है वो कहाँ तक पहुंच जाएगी? वाई तक पहुंचेगी। कितना टाइम लगेगा? तो एक बात हमेशा अपने पास बच्चों याद रखना कि व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, डोंट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। डोंट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब भी स्पीड, या मैं इसको यूं थोड़ा elaborate कर देता हूं, जब भी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, डोंट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये मैं सुबह क्लास में भी बात की थी। इस स्पेसिफिक केस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपका लगेगा, और वो कौन सा फॉर्मूला है? द ओनली फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल इज v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। इसका इसका पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि जब एग्जाम में कभी इस तरह का क्वेश्चन आए और दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटीज हैं अगर वो सेम हो, दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज क्या हो अगर सेम हो, तो कैसे इसको शॉर्ट वे में आपने करना है। ठीक है। तो इसका इसका पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से एक जो कार एक्स है, कार एक्स जो है वो किसी एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है। सो वी आर हैविंग अ कार एक्स एंड दैट इज मूविंग स्पेसिफिकली इन अ कांस्टेंट स्पीड। ओके। और वो है 30 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह वी आर हैविंग अ कार वाई विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के डिस्टेंस के दरमियान कितना डिफरेंस है? द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय एक्स एंड द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय वाई। तो मैं इनके डिस्टेंसेस को कहता हूँ, लेट्स से जो कार जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है, इसका डिस्टेंस उसको कह देता हूँ डी एक्स। और ये वाई जितना भी पीछे से डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है वो है डिस्टेंस डी वाई। तो जितना भी इनके दरमियान डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, मैं उसको लिख देता हूँ। दोनों कार्स के दरमियान जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है? दैट इज डी वाई माइनस ऑफ डी एक्स। ठीक है, दैट इज डी वाई माइनस ऑफ डी एक्स। अब मुझे पता है जब भी मैंने डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो मैं अगर यहाँ पर इसको रिलेट कर दूं,
कि d is the distance between both the cars, so what will be the dy equals to, dy will be equals to speed of car y multiply by जो time उसने लिया, minus of dx is what, dx will be the speed of car x multiply by the time. तो इस एक टाइम t के अंदर both are going to be at same distance. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं what d is the distance which is the gap between two, so that will be equals to 50 vy, the speed of y will be subtracted from speed of x, time is taken as constant, or vy is what, 50 is equals to what is vy, y is the velocity of this is going to be let's say हम vx माइनस vi कर लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही रखेंगे, तो 30 को 20 में से माइनस किया, सो 30 माइनस 20 विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड्स, और ये टाइम हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 10, सो 50 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, 5 सेकेंड्स. So this is how this question is going to be solved. Yes, Ishal Basu, that will be 5. जी बच्चों, is this question understandable? ठीक है, हमें ये पता है कि जो कार एक्स है वो एक सर्टेन डिस्टेंस से चल रही ट्रेवल करती हुई आ रही है, कार वाई भी एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती आ रही है, और इस मोमेंट में इन दोनों डिस्टेंस जो इन्होंने कार्स ने कवर किया है वो कितना डिफरेंस है इन दोनों डिस्टेंसेस में, वो है 50 मीटर का. तो मुझे पता चल गया डिस्टेंस ऑफ वाई माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स इज हाउ मच, इट इज ऑफ 50 मीटर्स. डिस्टेंसेस हर एक के कैसे लिखे जा सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम. तो कितना टाइम होगा कि जब ये डिस्टेंस कवर अप हो जाएगा, so that time t is found as by subtracting both the speeds and divided by the distance, so it will be 50 over 10 as 5 seconds. जी अब्दुल मोइज आप लिख रहे हैं सर वाई डोंट बी जस्ट सिंपली प्लग द वैल्यूज इनटू टी इज इक्वल टू डी ओवर वी. अच्छा, हमने काम असल में यही किया है, सिंपल हमने काम यही किया है कि टाइम फाइंड करना है. तो जब भी आपने टाइम फाइंड करना है आप क्या करोगे, फाइंड आउट द, so time will be given as a formula of distance divided by change in their velocity. इस तरह का मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जब स्टार्ट में, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसको आप एक शॉर्ट तरीके से कर सकते हो. वो शॉर्ट तरीका क्या है, t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 50 का, और उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेके डिवाइड कर दो, तो आपके पास टाइम आ जाएगा कितने टाइम में वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या दोनों एक ही लेवल पर आ जाएंगे. ठीक है, तो ये इसका शॉर्टेस्ट तरीका है कि फाइंड आउट द टाइम, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम, divide the distance with the change in velocity of the two bodies. Understanding? तो हम इस तरह भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? जी, shall I move on to the next question? Yes, sir. Okay. जी बेटा, वन डिस्टेंस इज 30, ये मुझे एक सवाल पूछा किसी बच्चे ने कि कैसे एक जो डिस्टेंस है वो 30 है. डिस्टेंस बेटा 30 नहीं है, स्पीड 30 है. स्पीड गिवन जो है वो 30 है. हमने स्पीड का डिफरेंस लिया 30 - 20, तो 30 - 20 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा. तो 50 जो है वो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 50 है जो यहाँ दिया हुआ है सवाल में, और दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है वो 30 - 20, और उसको टाइम निकालने के लिए 50 को 10 से डिवाइड कर देंगे एंड आवर आंसर विल बी 5 सेकेंड्स. ओके, मैं आगे चल रहा हूँ. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हुए हैं. तो अगर रेडियस 1 मीटर है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, 1 + 1 2 मीटर ड्यू साउथ, तो इट इज गोइंग टू बी बी.
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको याद होगा, ट्रेन वाला हमने क्लास में बहुत डिटेल से किया था। सो ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है 1.44x। दिस हैज आल्सो बीन डन इन द क्लास। अच्छा, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट डू यू कॉल, आपका टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी, और मैक्सिमम स्पीड भी t2 के ऊपर होगी, और ज़ीरो स्पीड स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। तो इसके थ्रू आप इसको आंसर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ये बेसिकली न्यूटन के सेकंड लॉ से है, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं द मास ऑफ द रॉकेट प्रोपेल्ड ट्रक इज approximately equal to the mass of the fuel in the tank. The fuel is ignited and truck is propelled along horizontal track by a constant force. The effect of air resistance is negligible. वो कहता है during a test run the fuel is consumed at constant rate. वो कहता है which statement describe the acceleration of the truck. तो देखो भाई, फ्यूल अगर बर्न होता जाएगा, मास क्या होगा? डिक्रीज। तो मास विल डिक्रीज, और मास डिक्रीज होगा तो न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए। तो मास अगर डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा? द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इंक्रीजेस एज द फ्यूल इज कंज्यूम्ड। इज दिस फाइन? अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे काइनेमेटिक्स का नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। हम बेसिकली चलते हैं अपने सिर्फ काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ चुका है जी 15। तो ये सिंपल सा, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आप इसमें एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऑन अ प्लैनेट अ वर्टिकली लॉन्च प्रोजेक्टाइल टेक्स 12.5 सेकेंड टू रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल आप यूं समझ लो कि कोई भी एक, लेट से बॉल भी प्रोजेक्टाइल हो सकती है। वो यूं गई, टॉप पोजीशन पे गई, और वर्टिकली उसी पोजीशन पर वापस आ गई। ठीक है? और इट टेक्स 12.5 सेकेंड टू रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। तो टोटल जो टाइम लगा, यानी कि टोटल जो टाइम था आपकी फ्लाइट का ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, वो टोटल टाइम कितना हो गया? 12.5 सेकेंड्स। क्वेश्चन कहता है कि द प्रोजेक्टाइल गेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 170 मीटर्स। तो आपके पास जो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट आ गई, वो हाइट आ गई 170 मीटर्स। वो कहता है द प्लैनेट डज नॉट हैव अ एटमॉस्फेयर। जब प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड दैट विल बी कांस्टेंट। तो सवाल यही है कि आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखें कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। इट रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट, ये वो पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचेगा। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी हुई होगी इस पॉइंट पे? योर फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू जीरो। और कितना टाइम लगेगा एक साइड की मोशन में? तो एक साइड की मोशन में, यानी कि बॉल के यहां से लेकर यहां तक के जाने में कितना टाइम लगेगा? दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू 12.5 डिवाइडेड बाय टू। जितना टाइम ऊपर जाते हुए लगेगा उतना टाइम नीचे आते हुए लगेगा। मैंने आपको क्लास में आज सुबह भी पढ़ाया था कि जब भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो टाइम टेकन टू राइज एंड टाइम टेकन टू फॉल बोथ आर इक्वल। तो इस वजह से हम इसको टाइम को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा 6.25 सेकेंड्स। तो ये आपके पास टाइम आ गया, टाइम विल बी 6.25 सेकेंड्स। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं कि हमारे पास एक्सक्यूज मी एक्सेलरेशन। सर, ये टाइम वाला सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दे। जी, जितन ये मैंने क्लास में आपको याद होगा, तो आई टॉक अबाउट द कॉइन, कॉइन बीइंग टॉस्ड। और उसमें जब भी ये बताया जा रहा है कि प्लेनेट के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जब भी एटमॉस्फेयर नहीं है इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये होता है जितना टाइम ऊपर जाते हुए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आते हुए लगेगा। द टाइम टेकन टू रीच द टॉप विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल डाउन। ठीक है? तो इस वजह से अगर ये टोटल टाइम जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर वो टाइम 12.5 सेकेंड्स है, तो व्हाट विल बी द टाइम ओनली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द मैक्सिमम हाइट? तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम होगा उसको मैं क्या कर दूंगा? टू से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है? सो द टाइम टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग टू द टॉप विल बी 6.25 सेकेंड्स। अब हम बात करते हैं, हमने निकालनी है एक्सेलरेशन जी।
तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज एस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या हम यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या हमारे पास टाइम भी है उसके अंदर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? जी बताइए। ये कोई आप में से बता सकता है व्हाट फॉर्मूला शैल वी यूज टू फाइंड इट आउट? बेटा टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा इशाल बासर, टाइम तब मल्टीप्लाई होता है जब हमें एक साइड का टाइम दिया हो, या हमें टोटल टाइम बताया हुआ है कि जब वो लॉन्च हुआ और दोबारा वापस आके वो फॉल बैक हुआ तो टोटल टाइम 12.5 है। तो एक पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इक्वेशन हम कोई भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमारे पास हमारी इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें पता चल जाए तो भी हम उससे फाइंड कर सकते हैं, या हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, s इज इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें अगर हम वैल्यूज प्लग इन करें तो हमारे पास आंसर ये आ सकता है, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 170, हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 माइनस हाफ, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव जी, और कितना टाइम लगा ऊपर तक पहुंचने में, 6.25 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एट द एंड जब हम जी की वैल्यू निकालेंगे, सो दिस वैल्यू ऑफ जी विल बी अपियरिंग एज 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Sir, why are we taking G as negative? Because we are discussing the motion of the ball which is moving away from gravity, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको बताया जनरल कन्वेंशन क्या है, जब कोई बॉडी ऊपर को जा रही होगी जी विल बी नेगेटिव, जब नीचे को आ रही होगी जी विल बी पॉजिटिव, अगर हमें नहीं बताया हुआ। And sir, जी हसान, हसान आपका क्वेश्चन है कि आपने फॉर्मूला लिखा है एच इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, तो देखो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला यही बन जाता है 1/2 ए टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला भी करेक्ट है। ठीक है हसान, sir, जी बोलें आगे। is not v, sir, is not v taken as final velocity? Like final velocity हमारी जीरो तो नहीं होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है। बेटा जी जब यहाँ से ये लॉन्च हो गया तो इस बॉडी की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी यू तो होगी ना, जिसका हमें नहीं बताया हुआ। यस सर। बट जब कोई बॉडी ओके। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, याद रख लो, whenever any body reaches maximum height vertically, I'm telling you again, when any body reaches maximum height vertically, the velocity at the maximum height will be zero. The velocity at the maximum height will be zero. तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पहले नहीं था तो इस चीज को अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। तो अगर हम मोशन ओके को सर। सिर्फ स्टार्ट से वर्टिकल हाइट तक डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ आ गई बात? यस सर, समझ आ गई। जी रोजालिया, हमारा बस ये लास्ट 10 मिनट्स हैं इस क्लास के। ओके आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपके डायनामिक्स से है, हम इसको भी सॉल्व आउट नहीं करेंगे। अच्छा क्वेश्चन 17 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन 17 में चाहूंगा कि आपके साथ सॉल्व करूं क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। सो क्वेश्चन 17 नॉर्मल क्वेश्चन से हल्का सा
सेपरेट है या सॉर्ट ऑफ समझ लिया डिफरेंट है। तो देखें हो क्या रहा है इसके अंदर, हम उसको डिस्कस करते हैं कि देयर इज अ हॉट एयर बैलून विच इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। तो एक हॉट एयर बैलून सा है कुछ, ठीक है, जिसमें कोई लेट से ये बैलून सा है जो कि ऊपर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। It is moving in what direction? It is moving in the upward direction. So there is a hot air balloon which is moving in the upward direction. और अब इसमें होगा क्या कि it is moving with a constant speed. इस वक्त आपके जो हॉट एयर बैलून है उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है सैंड बैग इज ड्रॉप। तो इस हॉट एयर बैलून से क्या फेंका जा रहा है नीचे की तरफ? एक सैंड बैग फेंका जा रहा है, और वो सैंड बैग नीचे फॉल करेगा। और वो कहता है इट टेक 5 सेकेंड फॉर द सैंड बैग टू फॉल टू द ग्राउंड। तो लेट से ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और कितने टाइम में ये हिट करेगा, ये सैंड बैग हिट करेगा? इट इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। वो कहता है व्हाट वाज द हाइट ऑफ द बैलून व्हेन द सैंड बैग वाज रिलीज्ड। सो आई एक्चुअली वांट टू फाइंड आउट दिस हाइट एच। सो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे क्योंकि ये एयर बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है और सैंड बैग फेंका गया नीचे की तरफ। एयर बैलून कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव थी। जिस वक्त ये फेंका गया तो हमारे सैंड बैग की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -3 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि मोशन ऑपोजिट हो गया। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो स्पीड वाज +3। जब सैंड बैग नीचे को आ रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी ली जाएगी? The initial speed of the sandbag will be taken as -3. Time will be taken as 5 seconds. और इसके अलावा हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? इट इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन, हम जब ये फॉल कर रहा है तो सैंड बैग, तो हमारे पास एक्सेलरेशन हम इसमें कंसिडर करेंगे एज 9.81, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर कि एक्सेलरेशन हमारे पास लेट से 9.81 है। तो हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग द इक्वेशन टू फाइंड आउट द हाइट। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपके पास एस हमने फाइंड करना है, यानी कि हाइट फाइंड करनी है। यू की वैल्यू आ जाएगी -3, टी की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस हाफ 9.81, एंड टी का स्क्वायर विल बी व्हाट? 5 का स्क्वायर। तो ये पूरा रिलेशन जब आप सॉल्व करोगे अल्टीमेटली एंड पे आंसर आ जाएगा 108 सेकेंड, सॉरी 108 मीटर्स। हाइट है ना, मीटर्स में होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। Sir, but didn't you say when speed or velocity is constant, we don't use equations of motion? हाँ जी, देखो स्पीड कांस्टेंट किस इंस्टेंट पे और स्पीड कांस्टेंट किस चीज की है? हॉट एयर बैलून की स्पीड कांस्टेंट है। पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सैंड बैग की बात कर रहे हैं। सैंड बैग जब नीचे गिरने लगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, बिकॉज इट विल बी हैविंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलर जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है उसका मीनिंग क्या है? कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। तो इस वजह से हम सैंड बैग की मोशन के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। अच्छा, वाई नेगेटिव सर? अच्छा माहीन कामरान, नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि देखो जो आपका बैलून है वो ऊपर जा रहा था और सैंड बैग को नीचे की तरफ फेंका गया। सो व्हेन सैंड बैग इज बीइंग थ्रोन डाउनवर्ड और वो सेम ही स्पीड पे थ्रो आउट हुआ है, तो इस वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है। सो वी ड्यू टू द Sir, how do यही इसमें, how do we know it's the same speed? क्योंकि देखो जो आपका सैंड बैग गिर रहा है, जो सैंड बैग आपका
जो फॉल आउट ड्रॉप हुआ है, अ सैंड बैग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, तो हम यही कंसिडर करेंगे, इनिशियली अज्यूम करेंगे ये बिल्कुल उस वक्त की वेलोसिटी है, हम इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त की है जब फॉरन सैंड बैग गिरा, तो सैंड बैग ऊपर चले गए, तो जितनी वेलोसिटी से आपका ये बैलून मूव कर रहा था उतनी वेलोसिटी से सैंड बैग नीचे आएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसके बाद सैंड बैग की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जी, सैंड बैग इज कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, तो तभी तो बेटा जब वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो जी पॉजिटिव होता है, टूवर्ड्स अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव, when it is coming towards the earth the value of g is considered as positive, तो वो तभी पॉजिटिव लिया जा रहा है। इज दिस फाइन? सर क्वेश्चन में तो कहा नहीं गया कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, फिर हम एक्सेलरेशन 9.81 क्यों ले रहे हैं? अच्छा, इसमें देखो नहीं कहा गया, लेकिन देखो जब ये बॉडी फॉल कर रही है तो हम यहाँ पर ये अज्यूम करेंगे वर्टिकल जब भी वो फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन उसकी जो है वो 9.81 ही आप कंसिडर करोगे। ये इस क्वेश्चन का फ्लॉ है, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया उसे यहाँ मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि इसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं हो सकता। इफ यू डू नॉट टेक द एक्सेलरेशन एज 9.81 इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड आउट। इज दिस फाइन? यस सर। ओके, सो मोर और लेस हसन अब्बासी मुश्किल सवालात कुछ ऐसे ही हैं। आप इसमें से ढूंढें मुश्किल सवाल क्या कुछ हो सकते हैं, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। जिस तरह आप क्वेश्चन 20 आप देख लें, ये थोड़ा सा आपकी रिलेटिवली डिफरेंट सवाल है फ्रॉम योर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन। उसमें वो कह रहा है कि टू masses m and m are connected over a string over a pulley, mass m rest on a frictionless slope, the slope is at an angle of theta, और the two masses are initially held rest, फिर जब छोड़ा गया तो mass मूव नीचे करना शुरू हो गया, तो यहाँ का mass नीचे मूव कर रहा है और ये वाला mass ऊपर मूव कर रहा है। तो अगर हम इनके वेट्स के थ्रू कंपेयर कर लें या फोर्सेस के थ्रू कंपेयर कर लें, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg, और इसका जो वेट है जो इस तरफ जा रहा होगा हम इसके वेट का कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेट व्हिच विल बी एक्टिंग दिस वे? सो इट विल बी एम जी साइन ऑफ थीटा। तो हमें ये पता है कि ये वाली फोर्स अगर ज्यादा है, तो ये फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब जो पैरेलल फोर्स है वो कौन सी होगी? एम जी साइन ऑफ थीटा। सो इट मीन्स के कैपिटल एम जी साइन ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन द अदर मास विच इज एम जी। ये जी और जी कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन स्मॉल mass over capital mass. So this is how our relation C is going to be correct for this. तो ये एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, लेकिन इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ इन्वॉल्व है, तो ये डायरेक्ट काइनेमेटिक्स में आता नहीं है। सर जी बोलें आगे। आप ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना? जी मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे अभी अपलोड कर रहा हूँ। ओके सर। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक, यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है। सो बाकी क्वेश्चंस भी आप देखें, सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन डिस्कस विद